When the wells dry, we know the worth of water. ये कथन है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जिसका अर्थ है हम पानी की अहमियत तब समझेंगे जब कुएं सूख जाएंगे। जय हिंद साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे कंक्रीट के जंगल की सैर कराऊंगा जहां पर सैकड़ों झीलें हुआ करती थी। वर्तमान में यह शहर अपने 500 साल के इतिहास का सबसे बड़ा जल संकट झेल रहा है। India's Bengaluru city, known as the country's Silicon Valley, is now facing an unprecedented water crisis. Bengaluru is facing one of the worst water crises in its history, with 50% of the borewells already dried up. पानी की भयानक किल्लत, न पीने को न नहाने को, और ये संकट, ये हालात कहीं और नहीं बल्कि भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु का। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अचानक बेंगलुरु में ऐसा क्या हुआ जिससे यहाँ पर बोरवेल सूख गए हैं और यहाँ की आम जनता के साथ साथ सरकार के उच्च पदों पर बैठे नेताओं के घरों पर भी पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। साथ ही बेंगलुरु के जल संकट की समस्या का समाधान क्या हो, हमारे देश में जल संकट को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, इस पर भी हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी ने दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन और एलपीजी रिफॉर्म के बारे में सुना ही होगा। जब हमारे देश में ये रिफॉर्म लाए गए थे और हरित क्रांति से हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा था, तो लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही लोगों के खाने पीने के तरीकों में भी बदलाव हुआ, जिसके साथ ही पहले के मुकाबले पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा होने लगा। शहरीकरण इतनी तेजी से बढ़ता गया कि इसने जमीन पर कंक्रीट की चादरें बिछा दी। बारिश का पानी जमीन के भीतर जाने की बजाय यहाँ वहां जाने लगा और इसी का जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने बेंगलुरु के रूप में सामने आया है। बेंगलुरु अपने 500 साल के इतिहास में सबसे बड़ा जल संकट झेल रहा है। इस शहर में करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। 67,000 आईटी कंपनी के साथ यह देश का आईटी हब है। आंकड़ों की माने तो इस शहर में रोजाना करीब 200 करोड़ लीटर पानी की खपत होती है, जिसमें से 145 करोड़ लीटर कावेरी नदी से और 55 करोड़ लीटर बोरवेल के माध्यम से आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बेंगलुरु में इतना बड़ा जल संकट आया कैसे? तो दोस्तों, बेंगलुरु एक हिल स्टेशन जैसा है। बेंगलुरु की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 920 मीटर है। भारत की 98% जनसंख्या इससे कम एलिवेशन पर निवास करती है। वर्ष 1961 तक बेंगलुरु में 262 झीलें हुआ करती थी। 70% हिस्से में हरियाली हुआ करती थी, इसलिए इसे गार्डन और लेक सिटी भी कहा जाता था। अब बेंगलुरु में सिर्फ 81 झीलें बची हैं। महज 3% हिस्से में हरियाली है। 94% हिस्से में अब कंक्रीट के जंगलों का कब्जा हो चुका है। बेंगलुरु शहर के आसपास की नदियां जैसे वृषभावती, अर्कावती, दक्षिण पिनाकिनी और चिन्नार जैसी नदियां नाले में तब्दील हो चुकी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 साल पहले बेंगलुरु में 250 फीट पर ग्राउंड वाटर मिल जाया करता था, जो अब 1800 फीट तक पहुंच चुका है। बेंगलुरु जल निगम के मुताबिक शहर में 10,995 बोरवेल हैं। इसमें से 3700 सूखने की कगार पर है और 1214 पूरी तरीके से सूख चुके हैं। कई जगह नए बोरवेल खोदने के निर्देश भी सरकार द्वारा दिए गए हैं। करोड़ों अरबों की गगनचुंबी बहुमंजिला इमारत में रहने वाले रहवासियों को आधे बाल्टी पानी से नहाने और आधे बाल्टी से टॉयलेट साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। बेंगलुरु महानगर पालिका ने लोगों से पीने के पानी से गाड़ी धोने या गार्डन में इस्तेमाल करने पर पाबंदी भी लगा दी है। उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहाँ के इलाकों में कोचिंग सेंटर से छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कहा गया है। पानी की कमी से कुछ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी गई हैं। यहाँ पर अभी पानी की कमी को टैंकरों से पूरा किया जा रहा है। डिमांड बढ़ने से दाम भी दोगुने हो गए हैं। पहले एक टैंकर 500 से 700 रुपए में आया करता था, जिसकी वर्तमान कीमत 1500 रुपए से भी पार हो गई है। टैंकर ऑपरेटर्स बताते हैं
कि कई बार लोग रास्ते में ही टैंकर रोक लेते हैं और एक टैंकर के 3,000 रुपए तक देने को तैयार हो जाते हैं। कई मोहल्ले में हफ्तों से सप्लाई का पानी न आने की वजह से बिना फ्लश टॉयलेटों से बदबू आने लगी है। लोग इसके लिए मॉल के टॉयलेट्स जो है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है केप टाउन, यानी जहां पर दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट सिचुएटेड है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का पहला 0 डे में पहुंचने वाला शहर है, यानी ये एक ऐसा शहर है जहां पर पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका है या खत्म होने की कगार पर है। इस शहर ने अपने रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए अपनी वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स को नष्ट कर दिया था और अब यह शहर सैकड़ों किलोमीटर दूर एक नदी के ट्रीटमेंट वाटर पर निर्भर हो गया है। यही हाल बेंगलुरु का भी है। 1980 से 90 के दशक में यहाँ लगातार इमारतें और आबादी बढ़ती रही। झीलों पर कब्जा करके कॉन्ट्रैक्टरों ने गगनचुंबी इमारतें तान दी और इसी वजह से आज बेंगलुरु पर इतना बड़ा वाटर क्राइसिस आया है। अब बात करते हैं कि बेंगलुरु में जल संकट का भविष्य क्या होगा। अप्रैल 2024 से कावेरी परियोजना के 5वें चरण की शुरुआत हो रही है, जिससे रोजाना 5 से 10 करोड़ लीटर पानी की पंपिंग शुरू कर दी जाएगी। धीरे धीरे इसे बढ़ा करके 30 करोड़ के पार पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद 75 करोड़ लीटर तक इसे ले जाया जाएगा। अगले 3 महीने में मानसून आने और कावेरी परियोजना के 5वें चरण की शुरुआत से जल संकट का निपटारा तो हो जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। जितनी तेजी से ये शहर आगे बढ़ रहा है, 2029 तक ये परियोजना भी फेल हो जाएगी या नाकाफी हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का 97% समुद्रों में खारे पानी के रूप में मौजूद है। 3% फ्रेश वाटर यानी पीने योग्य पानी है, जिसका 2.4% उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ग्लेशियर के रूप में सिक्योर्ड है। यानी बाकी बचे 0.6% पानी से पूरी दुनिया की प्यास बुझती है। अगर हम इस 0.6% को दुनिया में मौजूद पानी का 100% मान ले तो दुनिया भर में भारत की आबादी 18% के आसपास है। दुनिया में मौजूद पीने योग्य पानी का सिर्फ 4% ही भारत में मौजूद है। भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूमिगत जल का इस्तेमाल करता है। 90% भूमिगत जल खेती के लिए निकाला जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत का भूजल जोखिम के चरण बिंदु तक पहुंच जाएगा, जहां पर सऊदी अरब जैसे देश खड़े हैं। 2008 में भारत में पानी की डिमांड 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी और सप्लाई 650 बिलियन क्यूबिक मीटर थी, यानी सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी। वहीं अगर मैं बात करूं तो 2030 में भारत की डिमांड 1498 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी और सप्लाई केवल 744 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी, यानी 2030 तक लगभग 750 बिलियन क्यूबिक मीटर की सप्लाई कम हो जाएगी। 2030 तक देश में 40% आबादी के पास पीने का पानी की पहुंच नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। पानी से जुड़े सभी पहलुओं के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, जिसमें पानी से जुड़े विवादों और नदियों से जुड़े मुद्दे आते हैं। सिंचाई को प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी लॉन्च की गई है। ग्राउंड वाटर पर लगाम लगे, इसके लिए केंद्र ने भूजल विधेयक का फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। जल जीवन मिशन, अटल भूजल जैसी योजनाओं से ग्राउंड वाटर रिचार्ज के तमाम प्रयास भी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अंत में हमें जल प्रबंधन के लिए इजराइल मॉडल पर फोकस करना होगा। इजराइल अपने घरों से निकलने वाले 85% पानी को रिसाइकल करके फिर से उपयोग के लायक बना लेता है, जिसका इस्तेमाल वह खेती के लिए करता है। इजराइल के जल कानून के अनुसार देश का सारा पानी सामान्य संपत्ति संसाधन है। यहाँ की सरकार पानी की हर बूंद का हिसाब किताब रखती है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर जैसी पद्धतियों को इजाद करके इजराइल ने पूरी दुनिया को जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक के बारे में बताया है, जिसे भारत समेत दुनिया के अन्य देश फॉलो भी कर रहे हैं। जल प्रबंधन के लिए न केवल सरकार बल्कि हमें भी सहयोग देना होगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। ये वाली बात
सच साबित हो जाएगी। इसलिए सेव वाटर सेव लाइफ वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।